अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेरिंग्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेरिंजियल कार्सिनोमा या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, 20 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आ सकता है। ठीक है, तो अपन इसको इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, टीएनएम क्लासिफिकेशन भी देखते हैं, और इसको एनाटमी के बेसिस पे 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे जिसमें ग्लॉटिक कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा याद कर लेना 20 नंबर के, जैसे अगर एक पर्टिकुलर पूछता है तो ग्लॉटिक कार्सिनोमा भी अलग से आ सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, कार्सिनोमा लेरिंग्स इज वाइडली प्रेवलेंट इन अवर कंट्री। इसकी जो प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाइडली प्रेवलेंट है, 2.6% जो ऑल टोटल बॉडी पार्ट के कैंसर होते हैं उसमें से लेरिंजियल कैंसर का 2.6% है, और जो रेशियो है मेल और फीमेल में वो है 10:1, और मोस्टली 40-70 साल में होता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इटियोलॉजी, क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो क्रॉनिक स्मोकर्स हैव हाई इंसिडेंस, जो क्रॉनिक स्मोकर है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग का जो कॉम्बिनेशन है, जो अल्कोहल भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, तो इनमें 15% चांसेस बढ़ जाते हैं लेरिंजियल कार्सिनोमा होने के। फिर क्रॉनिक इरिटेशन, प्रीवियस रेडिएशन टू नेक फॉर बेनाइन लीजन में इंट्रोड्यूस लेरिंजियल कार्सिनोमा, या बार बार इरिटेशन हो रहा है उस जगह का, या फिर पहले रेडिएशन कुछ हुआ था बेनाइन लीजन, उसके लिए रेडिएशन दिए गए थे, तो उससे भी जो क्या है लेरिंजियल कार्सिनोमा हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे कि एस्बेस्टोस, मस्टर्ड गैस, केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर इससे एक्सपोजर हो रहा है तो इसमें भी जो है लेरिंजियल कार्सिनोमा हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन और स्टेजिंग। तो क्लासिफिकेशन वही बताया था, साइट के बेसिस पे इसको 3 में डिवाइड किया, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक। ठीक है, सुप्राग्लॉटिक में जो जो भी स्ट्रक्चर है वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि एपिग्लॉटिस हो गया, एरियरेटिनॉइड फोल्ड हो गया, या फिर फॉल्स वोकल कॉर्ड हो गया, वेंट्रिकल हो गया, वेस्टिबुल हो गया, ये सब सुप्राग्लॉटिक रीजन में आते हैं। ठीक है, तो सारे इसमें चलेंगे, एरिटिनॉइड भी इसमें आ जाएगा। फिर ग्लॉटिक वाले में उस लेवल पे जो भी है, ट्रू वोकल कॉर्ड आ गए, और ट्रू वोकल कॉर्ड यही 2 चीज़ों से बनते हैं, एंटीरियर कमिसर, पोस्टीरियर कमिसर, तो ये भी आ जाएंगे उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सब ग्लॉटिक में, सब ग्लॉटिक के आसपास जो भी उसकी वॉल वाली स्ट्रक्चर वो, और उसके नीचे लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड तक। ठीक है, वॉल्स ऑफ सब ग्लॉटिस अप टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड। ठीक है, सब ग्लॉटिक यहीं तक होता है। तो तीनों में जो भी सब्सिक्वेंट रीजन है उसके, वो उसके नाम लिख देना, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड में आराम से समझ में आ जाएगा, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक। ठीक है, नाम नाम याद कर लेना। अब ना इसमें स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि कैसे करना है। टीएनएम क्लासिफिकेशन है, तो टी से प्राइमरी ट्यूमर होता है, तो अब ध्यान से सुनना, समझ समझ के करेंगे। सबसे पहले T1S होता है, तो एस से इंसिटू है, कार्सिनोमा इंसिटू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, T1S हो गया। फिर T1, अब देखो ऐसा है कि इसके 3 साइट हो गए, मतलब 3 रीजन हो गए। सबसे पहले सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक, तो ये 3 क्या हो गए, रीजन हो गए। और इन 3 रीजन में अलग अलग साइट्स हैं, जैसे सुप्राग्लॉटिक है उसमें एपिग्लॉटिक, एरियरेटिनॉइड फोल्ड हो गया, तो ये 2 साइट्स हो गई, एक रीजन के अंदर 2 साइट्स हो गए। ठीक है, समझ में आया इतनी बात, ये 3 रीजन है, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक। तो अब जैसे सुप्राग्लॉटिक में 2 रीजन हो गए, एपिग्लॉटिक, और 2 साइट्स हो गई, एपिग्लॉटिक और कौन सी, एरियरेटिनॉइड फोल्ड, 3 रीजन और उसके अंदर साइड्स हैं पर। ठीक है, तो T1 में क्या होता है, ट्यूमर कन्फाइंड टू द रीजन विथ नॉर्मल मोबिलिटी। ठीक है, वोकल कॉर्ड की नॉर्मल मोबिलिटी है और एक रीजन में ही है, जैसे सुप्राग्लॉटिक में है तो सुप्राग्लॉटिक में सिर्फ कैंसर है, ग्लॉटिक में है तो सिर्फ ग्लॉटिक में है। ठीक है, तो T1 में आ गया। फिर T1 को ही फर्दर ए और बी में करते हैं, 1A और 1B। तो जो ट्यूमर 1A है, ट्यूमर कन्फाइंड टू वन साइड ऑफ द रीजन, एक ही साइड में है। जैसे कि सुप्राग्लॉटिक में अगर एपिग्लॉटिस में है तो सिर्फ एपिग्लॉटिस में है, अगर एरिटिनॉइड फोल्ड में है तो सिर्फ उसमें है। ठीक है, तो एक साइड में, इस रीजन की एक साइड में है। ठीक है, फिर 1B में ट्यूमर एक्सटेंडिंग टू 2 साइड्स ऑफ द सेम एनाटॉमिकल रीजन, तो ये 3 एनाटॉमिकल रीजन हो गए, सुप्रा, ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक। ठीक है, तो 3 एनाटॉमिकल रीजन है, तो उसी एक एनाटॉमिकल रीजन में एक साइड से दूसरी साइड में चला गया। ठीक है, जैसे कि एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड से एपिग्लॉटिस में चला गया। ठीक है, तो ट्यूमर एक्सटेंडेड टू 2 साइड्स ऑफ द सेम एनाटॉमिकल रीजन। ठीक है, 1A 1B समझ गए। फिर T2 में आते हैं, ट्यूमर विथ एक्सटेंशन टू एडजेसेंट रीजन विदाउट फिक्सेशन। अभी फिक्सेशन नहीं हुआ, फिक्सेशन भाई वही है, वोकल कॉर्ड जब फिक्स हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी वोकल कॉर्ड फिक्स नहीं है, पर जो है एक एनाटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि सुप्राग्लॉटिक है, सुप्राग्लॉटिक से कहाँ चला गया है, वो ग्लॉटिक वाले रीजन में चला गया है। ठीक है, तो T2 में 2 रीजन इन्वॉल्व हो गए हैं। फिर T3 में ट्यूमर कन्फाइंड टू द लैरिंग्स विद वन और बोथ कोड फिक्सेशन और डीफिल्ट्रेशन। अभी क्या है कि T3 वाले में जो कैंसर है वो एक रीजन से दूसरे रीजन, तो T2 में चला गया, तो इसमें एक मतलब है तो लैरिंग्स में ही, और इसमें क्या हो सकता है कि कोड का भी फिक्सेशन हो सकता है ना, वन और बोथ दोनों जो वोकल कोड है उनमें फिक्सेशन हो गया है, और लेकिन जो ट्यूमर है ना वो लैरिंग्स के ही अंदर है। T3 में लैरिंग्स के अंदर ही ट्यूमर रहता है, और T4 में क्या है, ट्यूमर विद डायरेक्ट एक्सटेंशन बियॉन्ड द लैरिंग्स। अब इसमें जो है लैरिंग्स से बाहर चला गया। ठीक है, सिंपल, T1S में अंदर ही है, T1 में नॉर्मल मोबिलिटी है, फिर 1A में एक साइड में है, 1B में 2 साइड में चला गया, T2 में 2 रीजन में चला गया, फिर T3 में लैरिंग्स में ही है, बस फिक्सेशन हो गया। ठीक, लैरिंग्स में ही है, T4 में लैरिंग्स से बाहर चला गया। बस अब तो ईजी है। फिर एन से क्या होता है, नोड्स होते हैं, तो इसमें N0 मतलब होता है कोई भी नोड से लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है। N1 में मूवेबल होमोलेटरल, N2 में
मूवेबल कॉन्ट्रालेटरल और N3 में फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। N1 में मूवेबल होमोलेटरल, N2 में मूवेबल कॉन्ट्रालेटरल और N3 में फिक्स्ड, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट M से, तो M से डिस्टेंस मेटास्टेसिस होता है, M0 में कोई एविडेंस नहीं है डिस्टेंस मेटास्टेसिस का, और M1 में मतलब एविडेंस है डिस्टेंस मेटास्टेसिस का, ठीक है। स्टेजिंग कुछ नहीं, स्टेज 1 में T1 मिलेगा, स्टेज 2 में T2 मिलेगा, स्टेज 3 में T3 मिलना चाहिए या फिर N1 मिलना चाहिए, N1 मिले और उसके अलावा T1 T2 कुछ भी लिखा हो, T3 और N1 होना चाहिए। और स्टेज 4 में बाकी T4 हो गया, M1 N1 कुछ भी है ना, T4 होना चाहिए एक तो, या फिर उसके ऊपर वाला मिल जाए, तो है ना। स्टेजिंग भी ईजी है, अगर ध्यान समझोगे पैटर्न दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है अपन को 3 हेडिंग पढ़ना, सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा, ग्लोटिक कार्सिनोमा और सबग्लोटिक कार्सिनोमा, ठीक है। अपन जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है सबसे पहला आता है सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा। सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वोकल कॉर्ड के, वो सारे आते हैं। तो ये लेस फ्रिक्वेंट होता है, ठीक है। मेनली किसको इन्वॉल्व करता है, एपिग्लोटिस को और फॉल्स वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और उसके बाद एपिग्लोटिक फोल्ड में आते हैं, इसी के ये सारे सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर है। फिर इसका स्प्रेड देखते हैं, तो स्प्रेड भाई 2 तरीकों से हो सकता है, एक तो लोकली स्प्रेड हो जाए या फिर लिम्फ नोड से हो जाए। तो लोकली कहाँ चला जाए, तो आसपास के स्ट्रक्चर वेलिकुला है, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग है, पायरिफॉर्म फोसा, तो ये यहाँ पर स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। और लिम्फ नोड से देखा जाए तो अपर और मिडिल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से ये फैल सकता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसका स्प्रेड देख लिया। पैथोलॉजी में भाई जितनी भी जगह है ENT में, सब जगह ज़्यादातर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ही होता है, तो इसमें भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। फिर देखो यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड है नीचे और उसके ऊपर ये ट्यूमर बना हुआ है, ठीक है, ऊपर है तो सुप्राग्लोटिक हो गया। फिर सिम्टम्स भी बहुत ही सिंपल हैं, वैसे ही सिम्टम्स दे रखे हैं। तो वही नेक से रिलेटेड क्या है, सबसे पहले डिस्फेजिया, खा नहीं पा रहा है, थ्रॉट पेन होगा जो कि ईयर में रेफर हो सकता है, मास इन लिम्फ नोड दिखेगा अपन को, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी थ्रॉट में, ठीक है। तो ये हो गई 4, डिस्फेजिया, थ्रॉट पेन, मास ऑफ लिम्फ नोड और फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है, ये अर्ली हो गए। फिर लेट में क्या होगा, चेंज ऑफ वॉइस, इसकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाएगी, हॉट पोटैटो स्पीच या फिर हॉर्सनेस हो जाएगी उसकी वॉइस में, ठीक है। तो हॉट पोटैटो स्पीच को मिला के दिखती है। हॉट पोटैटो स्पीच कहाँ पर और दिखी थी अपन को, क्विंसी में दिखी थी, ठीक है। और लेट सिम्टम्स में क्या होगा, ब्लड स्टेन्ड स्पूटम, कफ मिल सकता है, स्ट्राइडर इंस्पिरेटरी डिस्निया मिल जाएगा, हेलिटोसिस की मुँह से बदबू आ सकती है, और वेट लॉस, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, 5-10 का सेट है, तो ये कर लेना, हर जगह अपन घुसा सकते हैं। फिर मतलब जैसे वोकल कॉर्ड वाला तो उसको बोलने में दिक्कत होगी, उसमें ऐसा आ जाएगा। बाकी ये सुप्राग्लोटिक है तो इसमें कुछ इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी यही अर्ली और लेट में से डिवाइड कर देना। फिर साइंस में आते हैं, ऑन इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी अपन को क्या दिखेगी, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। अल्सर भी देख सकते हैं। और पूलिंग ऑफ सलाइवा मे बी सीन ड्यू टू इरिटेशन एंड डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब उसको खाने में दिक्कत हो रही है और इरिटेशन हो रही है, तो इस वजह से पूलिंग ऑफ सलाइवा भी मिल सकती है। फिर हार्ड मेटास्टेटिक लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट है ना, हार्ड मेटास्टेटिक ये वाला मत करो, बस ये कॉलीफ्लावर याद कर लो, पूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए, ठीक है। तो कुछ नहीं, अपन ने हेडिंग पढ़ी, फिर उसके बाद अपने देखा स्प्रेड, फिर उसके बाद पैथोलॉजी, फिर साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ही मेन है, मेन ये याद करना, ठीक है। फिर अब ट्रीटमेंट सबका इकट्ठे आखिरी में देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ग्लोटिक कार्सिनोमा। तो जो ग्लोटिक कार्सिनोमा है, मोस्ट कॉमन साइट है कार्सिनोमा की, लैरिंजियल कार्सिनोमा की, ठीक है। जो सुप्राग्लोटिक था वो लीस्ट था, मतलब लेस कॉमन था, लेकिन जो ग्लोटिक है ना वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेलकम कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। इट यूजुअली अराइजेज फ्रॉम द फ्री मार्जिन ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड इन इट्स एंटीरियर टू थर्ड। तो ये याद रखना, एंटीरियर टू थर्ड में मिलता है, फ्री मार्जिन मत याद करना है, बस ये बोल दो कि एंटीरियर टू थर्ड में मिलता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा एंटीरियर टू थर्ड यहाँ पर है। फिर इसके बाद आता है होर्सनेस ऑफ वॉइस इज द अर्लीस्ट सिम्टम। इसमें क्या, जैसे ही वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी तो होर्सनेस होगी वॉइस में। सो पेशेंट प्रेजेंट अर्ली फॉर ट्रीटमेंट, सो प्रोग्नोसिस ऑफ ग्लोटिक कार्सिनोमा इज बेटर। तो जैसे ही उसकी बोलने में दिक्कत होगी तुरंत जाएगा डॉक्टर दिखाने, और अगर कुछ कार्सिनोमा होगा तो अगर पहले स्टेज में अपन कर देते तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी हो जाती है, तो ट्रीटमेंट जल्दी होगा, अर्ली फॉर ट्रीटमेंट से प्रोग्नोसिस अच्छी होती है इसकी। फिर स्प्रेड में कुछ नहीं भाई, देखो आसपास के स्ट्रक्चर देखना, लोकल में आगे की तरफ एंटीरियर कमीसर में चला जाएगा, पीछे में भाई आरिटिनोइड कार्टिलेज और इंटर एरिटिनोइड रीजन है पीछे, वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अपवर्ड में ऊपर कहाँ जा सकता है, वेंट्रिकल में, फॉल्स वोकल कॉर्ड टू वोकल कॉर्ड के बीच में जो गैप होता है उसे वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे कहाँ चला जाएगा, सबग्लोटिक रीजन में चला जाएगा, लेटरली कार्टिलेज और वोकल कॉर्ड फिक्सेशन करा सकता है, ठीक है। तो ये स्प्रेड भाई अपना दिमाग लगा के लिख देना, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है पैथोलॉजी, मेजोरिटी ऑफ मेलिग्नेंसी आर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इसमें भी भाई स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, कुछ नई बात नहीं है। फिर सिम्टम्स में आ जाते हैं अर्ली सिम्टम, लेट सिम्टम। अब भाई वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो हॉर्सनेस तो है ही, सबसे पहले अपन ने देख लिया, ड्राई कफ रहेगा और रॉ सेंसेशन रहेगी, ठीक है। मतलब वो पूरा एरिया सूख जा रहा है तो ड्राई कफ हो रहा है और रॉ सेंसेशन रहेगी थ्रोट में, मतलब उसका गला सूखा सूखा लगेगा उसको। फिर लेट सिम्टम उसके जैसे ही हैं सुप्राग्लोटिक जैसे, ब्लड स्टेन्ड स्पूटम एंड कफ मिल रहा है, स्टाइडर हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, पेनफुल वाइडनिंग ऑफ लेरिंग्स, पाल्पेबल लिम्फ नोड मासेस, ठीक है, मेटास्टेसिस, पाल्पेबल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, बहुत इजी हैं, मतलब नेक से रिलेटेड ही हैं, कुछ मतलब अपन मन से भी ऐड करके लिख सकते हैं जो समझ में आए उस टाइम पे, ठीक है। फिर साइंस में आते हैं, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप शोज द ग्रोथ राइजिंग फ्रॉम एंटीरियर हाफ ऑफ वोकल कॉर्ड फ्रॉम इट्स एज
और अपर सरफेस, ठीक है। अपन साइंस में जब इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप देखेंगे तो एंटीरियर हाफ ऑफ वोकल कॉर्ड से अपन को ग्रोथ नजर आएगी एक, ठीक है। तो ये हो गया साइंस में। फिर फिक्स्ड वोकल कॉर्ड इन कार्सिनोमा लैरिंग्स इज ड्यू टू डीप इन्वेजन ऑफ थायरोएरिटिनोइड मसल, क्रिकोएरिटिनोइड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एरिटिनोइड और कार्टिलेज, ठीक है। ये वाला अगर याद नहीं करना हो तो मत करो, बस इतना याद करना कि एंटीरियर हाफ में होता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट अभी यहाँ छोड़ते हैं अपन, ट्रीटमेंट सबका इकट्ठा तीनों का साथ में देख लेंगे। अब नेक्स्ट आता है सबग्लॉटिक कैंसर। तो सबग्लॉटिक में कहा भाई अब वोकल कॉर्ड के नीचे होगा, तो लीजन ऑफ सबग्लॉटिस आर रेयर एंड इट इन्वॉल्व द 1 सेंटीमीटर एरिया बिलो टू द ट्रू वोकल कॉर्ड। तो ट्रू वोकल कॉर्ड के 1 सेंटीमीटर नीचे, तो ठीक है, इसमें वोकल कॉर्ड के नीचे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर है लीजन। फिर उसका स्प्रेड में भाई लोकल स्प्रेड में डाउनवर्ड ट्रैकिया में जा सकता है, अपवर्ड ऊपर वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर सकता है और सर्कमफेरेंशियल इनसाइड द लैरिंग्स कर सकता है, ठीक है। स्प्रेड बहुत सरल है इसका, मतलब सबका ही है, बस थोड़ा दिमाग लगा लो। फिर लिम्फेटिक स्प्रेड में यहाँ पर जो जो आसपास लिम्फ नोड है, प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल, मीडियस्टेनल लिम्फ नोड है, तो उससे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो स्प्रेड क्लियर हो गया। फिर क्लिनिकल फीचर में क्या है, द अर्लिएस्ट सिम्टम में भी स्टाइडर और लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही लेट प्रेजेंटेशन होता है जब वोकल कॉर्ड को वो इन्वॉल्व कर लेता है। फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस इज लेट फीचर एंड इंडिकेट्स स्प्रेड ऑफ डिसीज टू अंडर सरफेस ऑफ वोकल कॉर्ड। अब जब वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर लेगा तभी होर्सनेस होगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये स्टाइडर, लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ये सब लेट मैनिफेस्टेशन होते हैं, और होर्सनेस जब होती है तो मतलब उसने वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर लिया। अब ना भाई, अब तीनों के अपन इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या, बायोप्सी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से, एंडोस्कोपी से अपन ग्रोथ देख सकते हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशन वही ब्लड शुगर, यूरिया, ईसीजी, ये सब कर लेंगे अपन प्री ऑपरेटिवली। वीडीआरएल भी कर सकते हैं, पेपिलोमा वगैरह होते हैं ना इस सब में, और ये वेनेरल डिसीज से भी कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं वोकल कॉर्ड में, वो देखने के लिए। रेडियोग्राफ चेस्ट का कर लेंगे, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस या उसके कुछ सेकेंडरीज तो नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे कर लेंगे, दोनों लेटरल और एंट्री पोस्टीरियर व्यू। सीटी स्कैन कर लेंगे, सुप्रावाइटल स्टेनिंग एंड बायोप्सी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन में हैं ये सब नाम थोड़े याद कर लेना। फिर लास्ट आता है अपना ट्रीटमेंट ऑफ लेरिंजियल कैंसर। तो अब ये क्या होता है, ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करेगा, साइट ऑफ लीजन पे, एक्सटेंट ऑफ लीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोडल एंड डिस्टेंस मेटास्टेसिस, कितना फैला हुआ है, कितने रीजन को कवर कर रहा है, कौन सी स्टेज में, उस पर डिपेंड करेगा। तो जो अपनी स्टेज 1 और 2 है ना, इस पर अपन रेडियोथेरेपी ही प्रेफर करते हैं, रेडियोथेरेपी से काम चल जाता है। लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 में अपन को लेरिंग्स सर्जरी विद रेडियोथेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें लेरिंग्स की सर्जरी करनी पड़ती है और साथ में रेडियोथेरेपी प्री और पोस्ट ऑपरेटिवली देते हैं, तो वो काम करता है। तो 1, 2 में सिर्फ रेडियोथेरेपी और 3 और 4 में लेरिंग्स की सर्जरी विद रेडियोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी सर्जरी, ठीक है, ये ट्रीटमेंट है। तो रेडियोथेरेपी हो गया अपना। फिर सर्जरी में तो भाई 2 टाइप की, कंजर्वेटिव लेरिंजियल सर्जरी और टोटल लेरिंगोटोमी। तो कंजर्वेटिव में क्या रहती है कि उसकी वॉइस थोड़ी प्रिजर्व रहती है, लेकिन टोटल लेरिंगोटोमी में उसकी वॉइस पूरी तरीके से चली जाती है। तो पेशेंट रिटेन हिज वॉइस एंड इज गुड फॉर यंग पेशेंट विथ लिमिटेड ट्यूमर, जिसमें लिमिटेड ट्यूमर है तो ये वाला जो सर्जरी कंजर्वेटिव लेरिंजियल सर्जरी वो काम की है। इट इंक्लूड पार्शियल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पार्शियल हेमी लेरिंगोटोमी, सब टोटल और नियर टोटल लेरिंगोटोमी, ठीक है। ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मतलब इनका प्रोसीजर भी अलग अलग होता है, पर अपन अभी नाम याद कर लेते हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट ज़्यादा ऐसे बस नाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अब अगर उसका लेरिंगोटोमी कर दिया तो उसकी भाई रिहेबिलिटेशन भी करनी होगी वॉइस की। तो आर्टिफिशियल लेरिंग्स, न्यूक्लोटिक फॉर्मेशन फॉर ट्रेक्यूइसोफेजियल स्पीच, ये 2 नाम हैं, इसे रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो बस वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो ट्रीटमेंट के बस नाम याद कर लेना, सर्जरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद करना कि रेडियोथेरेपी होती है। फिर सर्जरी में 2 टाइप की है, कंजर्वेटिव लेरिंजियल सर्जरी और टोटल लेरिंगोटोमी। तो इतना कर लेना, आराम से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे इसमें लेरिंजियल कार्सिनोमा से रिलेटेड, ठीक है। तो इतना ही था इंपॉर्टेंट। थैंक यू।